हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का RWM कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कृषि के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कि आज कौन कौन से कृषि के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो धान का कौन सा खरपतवार होता है धान में? तो इकाइनोक्लोआ कोलोना। गेहूँ का खरपतवार फ्लेरिस माइनर कहलाता है। तंबाकू का चिक्को, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 19 का डी है, मक्के का ट्रायंथीमा, ये भी सही है। यानी कि आंसर हमारा सी जो है, इसमें को गलत बताना था तो सी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, भदौरी भैंसों का उत्पत्ति स्थल है। भदौरी भैंसों का उत्पत्ति स्थल कहाँ है? तो भदौरी भैंस का उत्पत्ति स्थल उत्तर प्रदेश है। भदौरी भैंस का उत्पत्ति स्थल उत्तर प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा पशुओं में विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है? मतलब कौन सा रोग पशुओं में विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है, ये बताना है। तीसरे में पोकनी रोग। पोकनी रोग जो होता है विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है। पशुओं में पोकनी रोग विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फास्फेटिक एवं पोटेशिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। फास्फेटिक और पोटेशिक उर्वरकों का प्रयोग बुआई के समय मूल खाद के रूप में करते हैं। बुआई के समय मूल खाद के रूप में फास्फोरस और पोटास दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरी खाद का विस्थापित कर सकता है। हरी खाद विस्थापित कर सकता है। कितना नाइट्रोजन विस्थापित कर सकता है? तो 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 60 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर हरी खाद से विस्थापित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, नील हरित शैवाल किस फसल में नत्रजन का काम करती है? तो नील हरित शैवाल सभी लोग जानते हैं कि धान की खेत में जो है ये नत्रजन स्टोरेज का काम करती है, नील हरित शैवाल। क्वेश्चन नंबर 7 है, सरसों के तेल का तीखापन का कारण है। सरसों के तेल का तीखापन किसके कारण होता है? तो ग्लूकोसिलेट्स के कारण सरसों का जो तेल होता है उसमें क्या होता है? तीखापन होता है, ग्लूकोसिलेट्स के कारण। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8, अरहर में दाना एवं चारा का औसत अनुपात होता है। अरहर में दाना और चारे का औसत अनुपात कितना होता है? तो 1:6 से 8। 1:6 से 8 तक। 1 किलो अगर अरहर का दाना निकलेगा तो 6 से 8 किलो आपका चारा निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक दुधारू गाय को उसकी शरीर रक्षा के लिए निम्नलिखित में से कितना दाना आहार दिया जाता है? मतलब दुधारू गाय को अगर दूध नहीं दे रही है तो उसके शरीर की रक्षा के लिए 1 से 1.5 किलो दाना दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, गन्ने में लाल गूदा सड़न होता है। गन्ने में लाल गूदा सड़न किसके कारण होता है? तो कोलेटोट्राइकम फाल्केटम द्वारा। कोलेटोट्राइकम फाल्केटम द्वारा गन्ने में लाल गूदा सड़न रोग कोलेटोट्राइकम फाल्केटम द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए सही सुमेलित नहीं वाला ढूंढना है, जो सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? पहले ये कंपोस्ट। कंपोस्ट खाद जो होता है जीवाश्म खाद, जीवाश्म खाद को कंपोस्ट कहते हैं। एल्गी बायो फर्टिलाइजर होते हैं। DAP ये जटिल उर्वरक कहलाएगा, DAP। यूरिया ये देखिए गलत है, यूरिया संपूर्ण खाद कैसे हो सकता है? केवल यूरिया से थोड़ी ना हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, यूरिया। हमको गलत चयन करना था। क्वेश्चन नंबर 12 है, जड़ों की वृद्धि में कौन सा पोषक तत्व सहायक है? जड़ों की वृद्धि में कौन सा पोषक तत्व सहायक है? तो जड़ों की वृद्धि में फास्फोरस सहायक है। जड़ों की वृद्धि के लिए फास्फोरस सहायक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, दुग्ध ज्वर बीमारी पशुओं में होती है। दुग्ध ज्वर बीमारी पशुओं में कैसे होती है? तो कैल्शियम की कमी से। दुग्ध ज्वर बीमारी पशुओं में कैल्शियम की कमी से होती है। दुग्ध ज्वर बीमारी पशुओं में कैल्शियम की कमी से होती है। और जड़ों की वृद्धि में कौन सा पोषक तत्व सहायक है? तो फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 14 है, ट्रिटिकेल क्रॉस है। ट्रिटिकेल जो है वो किसका क्रॉस है? तो गेहूं और राई का क्रॉस है। ट्रिटिकेल गेहूं और राई का क्रॉस है। क्वेश्चन नंबर 15 है,
समाकलित पोषक तत्व प्रबंधन समाकलित प्रयोग है। समाकलित पोषक तत्व प्रबंधन समाकलित प्रयोग है। किससे संबंधित है? उर्वरकों और जीवांश पदार्थों, इसी यानी कि उर्वरकों और जीवांश पदार्थों और जैविक उर्वरकों की समाकलित प्रयोग है। जैविक उर्वरकों का समाकलित प्रयोग है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में कौन सा समूह खरीफ फसलों का है? निम्नलिखित में से कौन सा समूह खरीफ फसलों का है? तो खरीफ में देखिए मक्का है, तिल है, कपास है और बाजरा। मक्का, तिल, कपास, बाजरा ये खरीफ फसल के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 17 है, ढाल खेत में जुताई की जानी चाहिए। ढाल खेत में जुताई की जानी चाहिए कैसे? तो ढाल के विपरीत जुताई की जानी चाहिए। अगर ढलान ऐसे है तो जुताई ऐसे करनी चाहिए, ऐसे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न खलियों में से कौन सी दुधारू पशुओं के लिए सबसे अच्छी समझी जाती है? दुधारू पशुओं के लिए सबसे अच्छी खली कौन सी समझी जाती है? तो इसमें मूंगफली की खली दुधारू पशु के लिए सबसे अच्छी समझी जाती है। मूंगफली की खली दुधारू पशु के लिए सबसे अच्छी होती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, HTST दुग्ध पाश्चुरीकरण की विधि में दूध को गर्म करते हैं। HTST दूध पाश्चुरीकरण में दूध को गर्म करते हैं। कितने डिग्री पे गर्म करते हैं? तो 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट के लिए गर्म करते हैं। 72 डिग्री सेल्सियस पे। क्वेश्चन नंबर 20 है, अंत्योदय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंत्योदय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अंत्योदय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की मदद करना। गरीबों में सबसे अधिक जो गरीब हैं उनकी मदद करना यह अंत्योदय योजना का मुख्य उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 21 है, रोगजनकों के आधार पर कंडुआ रोग इस वर्ग का रोग है। रोगजनकों के आधार पर कंडुआ रोग किस वर्ग से संबंधित है? तो बिनोले की खली रोगजनकों के आधार पर कंडुआ रोग इस वर्ग का रोग है। किस वर्ग का रोग है कंडुआ रोग? तो फफूंदी रोग है। कंडुआ रोग फफूंदी रोग है। कंडुआ रोग कैसा रोग है? फफूंदी रोग है, यानी कि फंजीसाइड वाला रोग है। क्वेश्चन नंबर 22 है, घी को दानेदार बनाने के लिए पशुओं को कौन सी खली खिलाई जाती है? तो घी को दानेदार बनाने के लिए पशुओं को नारियल की खली खिलाई जाती है। घी को दानेदार बनाने के लिए पशुओं को नारियल की खली खिलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, गाभिन गाय के झुंड से अलग रखना चाहिए। गाभिन गाय को झुंड से अलग रखना चाहिए गर्भाशय के 3 माह के बाद। गर्भाशय के 3 माह के बाद गाभिन गाय को झुंड से अलग रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 है, बकरी के झुंड को क्या कहते हैं? फ्लाक कहते हैं। बकरी के झुंड को फ्लाक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, अमोनिया सल्फेट में गंधक पाया जाता है। अमोनिया सल्फेट में गंधक 24% पाया जाता है। अमोनियम सल्फेट में गंधक 24% पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, जल धारण क्षमता अधिक होती है इस मृदा में। जल धारण क्षमता किस मृदा में सबसे अधिक होती है? तो क्ले दोमट में। क्ले दोमट में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, आधार बीज तैयार किया जाता है। आधार बीज प्रजनक बीज से तैयार किया जाता है। आधार बीज किससे तैयार किया जाता है? प्रजनक बीज से। क्वेश्चन नंबर 28 है, एक बीमारी एक पशु से फैल गई है, इसे निम्न में से किस प्रकार का रोग कहा जाएगा? एक बीमारी है, एक पशु से फैल गई है, तो उसको सांसर्गिक रोग या सांसर्गिक बीमारी कहा जाएगा। सांसर्गिक रोग कहा जाएगा उसको। एक पशु से दूसरे पशु में जो फैल गई बीमारी उसको सांसर्गिक रोग कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में विदेशी नस्ल की गाय कौन सी है? तो सीधी दिखाई दे रही है, जर्सी गाय विदेशी नस्ल की गाय है। जर्सी गाय ही विदेशी नस्ल की गाय है। क्वेश्चन नंबर 30 है,
तरल विष प्रलोभिका किसके नियंत्रण हेतु प्रयोग की जाती है? तरल विष प्रलोभिका फसल चूसक शलभ के लिए प्रयोग की जाती है। फसल चूसक शलभ के लिए तरल प्रलोभिका हेतु प्रयोग किया जाता है। फसल चूसक शलभ हेतु। क्वेश्चन नंबर 31 है, यदि वार्षिक वर्षा 750 mm से कम हो तो संपन्न होने वाली कृषि पद्धति को जाना जाता है। संपन्न होने वाली कृषि पद्धति को क्या जाना जाता है? तो शुष्क खेती से जाना जाता है। अगर 750 mm से कम अगर वर्षा हो रही है, वार्षिक वर्षा, तो वो शुष्क खेती कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 32, मक्का, आलू, गन्ना फसल चक्र की सही अवधि कौन सी है? तो मक्का, आलू, गन्ना, देखिए मक्का और आलू 1 वर्ष, गन्ना 1 वर्ष, यानी कि 2 साल की फसल है। मक्का, आलू, गन्ना 2 साल की फसल है। क्वेश्चन नंबर 33 है, हवा का वेग नापा जाता है। हवा का वेग नापा जाता है, किससे नापा जाता है? एनीमोमीटर से। हवा का वेग एनीमोमीटर से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में ट्रैप फसल कौन सी है? ट्रैप फसल कौन सी है? तो भिंडी एक ट्रैप फसल के रूप में प्रयोग की जाती है। भिंडी ट्रैप फसल के रूप में प्रयोग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 35 है, मूंगफली की गुच्छेदार प्रजाति कौन सी है? मूंगफली की गुच्छेदार प्रजाति कौन सी है? तो मूंगफली की गुच्छेदार प्रजाति कौशल होती है। कौशल को मूंगफली की गुच्छेदार प्रजाति है। कौशल मूंगफली की गुच्छेदार प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? कौन सा नॉन सिम्बायोटिक जीवाणु है? 36 में है, कौन सा नॉन सिम्बायोटिक जीवाणु है? तो एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर जो है वो नॉन सिम्बायोटिक जीवाणु है। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो भारतवर्ष की सबसे ऊंची भेड़ जो है नेल्लोरी भेड़ होती है। नेल्लोरी भेड़ सबसे ऊंची है। भारतवर्ष की सबसे ऊंची भेड़ नेल्लोरी है। क्वेश्चन नंबर 38 है, सूक्ष्म पोषक तत्व है। सूक्ष्म पोषक तत्व है, तो सूक्ष्म पोषक तत्व जस्ता, मैग्नीज और कापर, इसमें यही तीनों सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। जस्ता, मैग्नीज और कापर। जस्ता, मैग्नीज और कापर ये सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, मूर्धान बिंदु पर पीएफ होता है। मूर्धान बिंदु पर पीएफ कितना होता है? तो 4.18। मूर्धान बिंदु पर पीएफ 4.18 होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, दियरा भूमि क्षेत्र होते हैं। दियरा भूमि क्षेत्र होते हैं। दियरा भूमि क्षेत्र कौन से होते हैं? तो नदी के किनारे वाले क्षेत्र जहां प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, और जब बाढ़ नहीं आती है तो उसमें अच्छी खेती होती है। प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, जब बाढ़ नहीं आती है तो उसमें फिर अच्छी खेती होती है। इसे दियरा भूमि क्षेत्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, पशुओं में छूत की बीमारी निम्न में से कौन सी है? पशुओं में छूत की बीमारी तो खुरपका मुहपका है। FMD जो है पशुओं में छूत की बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 42 है, 400 किलोग्राम शारीरिक भार वाली गाय को प्रतिदिन कितना शुष्क पदार्थ दिया जाना चाहिए? तो प्रतिदिन 10 किलोग्राम शुष्क पदार्थ दिया जाना चाहिए 400 किलो वजन पर। क्वेश्चन नंबर 43 है, गन्ने का मूल बेधक क्षति पहुंचाता है। गन्ने का मूल बेधक क्षति पहुंचाता है, किसको पहुंचाता है? मूल बेधक है तो जड़ को ही क्षति पहुंचाएगा, मूल बेधक नाम ही है। क्वेश्चन नंबर 44 है, गेहूं की बुआई के लिए उचित तापक्रम है। गेहूं की बुआई के लिए 15 से 20 डिग्री सेल्सियस उचित तापक्रम है। गेहूं की बुआई के लिए 15 से 20 डिग्री सेल्सियस उचित तापक्रम है। क्वेश्चन नंबर 45 है, पैगिंग खूंटी बनना किस फसल से संबंधित है? पैगिंग यानी कि खूंटी बनना मूंगफली से संबंधित है। पैगिंग खूंटी बनना मूंगफली से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 46 है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब आरंभ की गई? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब आरंभ की गई थी? तो अप्रैल 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आरंभ की गई थी, अप्रैल 1999 में। क्वेश्चन नंबर 47 है, मिल्क फीवर का मुख्य कारण क्या है? मिल्क फीवर का मुख्य कारण है कैल्शियम की कमी। शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो पशु को मिल्क फीवर रोग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, पानी की वह मात्रा जो 1 घन मीटर प्रति सेकंड की गति से 1
निश्चित बिंदु से बह रही है को क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? क्यूमेक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्यूमेक। क्यूमेक। प्रति सेकंड की गति से एक निश्चित बिंदु से बह रही है तो वो क्यूमेक कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए सूचक जीवाणु है। स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए सूचक जीवाणु है कौन सा? कि स्ट्रेप्टोकोकाई। स्ट्रेप्टोकोकाई जो जीवाणु है स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए का सूचक है। क्वेश्चन नंबर 50 है, तेज नुकीले सींग पाए जाते हैं। तेज और नुकीले सींग पाए जाते हैं किसमें? केनकाठा गाय में। केनकाठा गाय जो है उसमें तेज और नुकीले सींग पाए जाते हैं। केनकाठा गाय में तेज और नुकीले सींग पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्वेश्चन नंबर 51 है, जीवांश पदार्थ मदद करता है। जीवांश पदार्थ मदद करता है किसमें मदद करता है? मृदा समुच्चय बनाने एवं स्थिर करने में, मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ाने में और मृदा क्षरण रोकने में भी जीवांश पदार्थ मदद करता है। यानी कि आंसर इसका हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 52 है, शिफ्टिंग खेती है। शिफ्टिंग खेती। शिफ्टिंग खेती भूमि परिवर्तन होती रहती है। शिफ्टिंग खेती में भूमि परिवर्तन होती रहती है किंतु फसल वही रहती है। फसल वही रहे। शिफ्टिंग खेती में क्या होता है कि भूमि परिवर्तित होती रहती है और खेती मतलब वही रहता है। धान बोना तो धान बोना, गेहूँ बोना तो गेहूँ बोना, लेकिन भूमि जो है दूसरी हो जाती है, दूसरे जगह चले जाते हैं, उसको शिफ्टिंग खेती कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है, गलाघोटू बीमारी का इंक्यूबेशन काल है। गलाघोटू बीमारी का इंक्यूबेशन काल 1 से 3 दिन का होता है। गलाघोटू बीमारी का इंक्यूबेशन काल 1 से 3 दिन का होता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, श्वेत गिडार की प्रति वर्ष कितनी पीढ़ियाँ पाई जाती हैं? श्वेत गिडार की प्रति वर्ष कितनी पीढ़ियाँ पाई जाती हैं? तो श्वेत गिडार की एक ही पीढ़ी पाई जाती है प्रति वर्ष। एक वर्ष में एक ही पीढ़ी होती है। श्वेत गिडार की प्रति वर्ष एक पीढ़ी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 55, प्रति मीट्रिक टन अनाज प्रधुमित करने के लिए एल्यूमिनियम फास्फाइड की 3 ग्राम वाली कितनी टिकिया प्रयुक्त होती है? 3 ग्राम वाली कितनी टिकिया प्रयुक्त होगी? तो 2 से 3 टिकिया प्रयुक्त होगी। एल्यूमिनियम फास्फाइड की 2 से 3 टिकिया प्रयुक्त करेंगे 3 ग्राम वाली टिकिया। क्वेश्चन नंबर 56 यानी कि 56। क्वेश्चन नंबर 56 है, सेंट्रल सॉयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? सेंट्रल सॉयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो सेंट्रल सॉयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये करनाल में स्थित है। सेंट्रल सॉयल रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 57 है, धूमक। धूमक है। धूमक क्या चीज़ है? तो धूमक मिथाइल ब्रोमाइड है। मिथाइल ब्रोमाइड का धूमक किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, जब यह रोग बहुत बड़े क्षेत्र में तथा एक साथ बहुत से पशुओं को हो जाता है तो इस रोग को क्या कहते हैं? इस रोग को पशु महामारी रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? पशु महामारी रोग। जब एक रोग बहुत बड़े क्षेत्र में तथा एक साथ बहुत से पशुओं को हो जाता है तो इस रोग को पशु महामारी रोग कहते हैं। पशु महामारी रोग कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से कौन सी द्विकाजी गाय की नस्ल है? क्वेश्चन नंबर 59 है, द्विकाजी गाय की नस्ल कौन सी है? तो थारपारकर द्विकाजी गाय की नस्ल है क्योंकि 2 काम लिया जाता है, दूध भी और काम भी। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत में उत्पादित कुल दूध का सबसे अधिक भाग प्राप्त होता है। भारत में उत्पादित कुल दूध का सबसे अधिक भाग किससे प्राप्त होता है? तो उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक भाग प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, अधिकांश फसलों की बढ़ोतरी की गति तब तक हो जाती है और पूर्ण रूप से बंद हो जाती है जब मृदा में ऑक्सीजन की आपूर्ति क्या होती है?
तो 4% से कम हो जाती है। जब मृदा में ऑक्सीजन की आपूर्ति 4% से कम हो जाती है तो क्या होता है, फसलों की बढ़ोतरी और गति कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 62 क्वेश्चन नंबर 62 है, सामान्य कृषि योग्य मृदा का पीएच मान होता है। सामान्य कृषि योग्य मृदा का पीएच कितना होता है? 6.5 से 8। सामान्य मृदा का पीएच 6.5 से 8 होता है। क्वेश्चन नंबर 63 है, स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए निम्न में से कौन सी क्रिया सबसे अंत में करनी चाहिए? स्वच्छ दूध अगर उत्पादन करना है तो आपको कौन सी क्रिया सबसे अंत में करना चाहिए? तो आयन की सफाई जो है सबसे बाद में करना चाहिए, उसके बाद दूध निकालना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 64 है, भारत के उत्तरी भाग में दुग्ध उत्पादन के लिए निम्न में से कौन सी सबसे अच्छी भैंस है? भारत के उत्तरी भाग में दुग्ध उत्पादन के लिए निम्न में से कौन सी सबसे अच्छी भैंस है? तो मुर्रा भैंस सबसे अच्छी है दुग्ध उत्पादन के लिए। क्वेश्चन नंबर 65 है, प्रोटोजोआ के द्वारा पशुओं में होने वाली बीमारी है। प्रोटोजोआ के द्वारा पशुओं में होने वाली बीमारी कौन सी है? तो प्रोटोजोआ के द्वारा मतलब सर्रा रोग। प्रोटोजोआ द्वारा पशुओं में होने वाली बीमारी सर्रा रोग है। प्रोटोजोआ के द्वारा पशुओं में सर्रा रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 है, चूहा नियंत्रण के लिए जहरीला चारा बनाने के लिए दाने की मात्रा के अनुसार जिंक फास्फाइड की मात्रा रखते हैं। जिंक फास्फाइड की मात्रा कितने रखते हैं चूहा मारने के लिए? तो 2.5%। जिंक फास्फाइड की मात्रा 2.5% रखा जाता है। चूहे के नियंत्रण के लिए, चूहे के जहरीला चारा बनाने के लिए 2.5% जिंक फास्फाइड का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, बेबी कॉर्न किस फसल से संबंधित है? ये तो बहुत आसान है कि बेबी कॉर्न जो है मक्का से संबंधित है। बेबी कॉर्न मक्का से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 68 है, साइलेज में सूखा पदार्थ होता है। साइलेज में सूखा पदार्थ कितना होता है? तो साइलेज में 40% सूखा पदार्थ जरूर रखना चाहिए। पशुओं के लिए जो चारा जो साइलेज बनाया जाता है उसमें सूखा पदार्थ 40% रखना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में कृषि के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। तब तक के लिए